रसोई में चूल्हा जलना बंद होना। नरेंद्र मोदी का ये 9 साल का राज हिंदुस्तान के गरीब की जेब से पैसा निकाल के देश के बड़े पूंजीपति की जेब में डाल रहा है कि जितना टैक्स ऊपर के अमीर घराने देते हैं उससे 6 गुना ज्यादा टैक्स हमारे देश की आम जनता फूड और नॉन फूड आइटम से देती है। और पंजाब ने भी मनरेगा मजदूरों की यूनियन बनाई। वो कह रहे हैं कि उन्होंने 2009 में बनाई, वेरी गुड। तो 2009 में बनी, केरला में 2011 में बनी, और इस तरीके से बहुत से और राज्यों में यूनियनें बन रही हैं, बनी हैं। कुछ यूनियनें बनी हैं, उनकी तरफ से राज्यों से साथी आए हैं। लड़ाई हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आखिर में आपसे जो बताना चाहती हूँ, अभी ताजी एक रिपोर्ट आई है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट। पिछले साल आई थी तो पूरी दुनिया में बहुत हंगामा था। उसमें जो हिंदुस्तान की रिपोर्ट थी वो हमारी नाक काट रही थी। हिंदुस्तान की इतनी गैर बराबरी उस रिपोर्ट में दिख रही थी। पर अभी उसी ऑक्सफैम की दूसरी रिपोर्ट आ गई। अब उस रिपोर्ट में बताया है कि कोविड और कोविड के बाद हिंदुस्तान की क्या हालत है, ये बताया है। और उसमें बताया है कोविड से पहले 2020 में इस देश में 100 खरबपति थे। ये खरबपति क्या होता है? बिलियनर। जिस व्यक्ति की, उसके परिवार की 100 करोड़ से ऊपर की आमदनी हो, खजाना हो, उसका वेल्थ हो, वो एक खरबपति है। तो इस देश में 100 करोड़ से ऊपर की पूंजी वाले जो परिवार थे वो केवल 100 थे। और 2021 में जब ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा गरीब तो और गरीब हो गया है, बाल मजदूर बढ़ रहे हैं, रोजगार कम हो रहे हैं, वेतन कटौतियां भी हो रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान में खरबपति 100 से बढ़ के 142 हो गए। और एक खरबपति के तैयार होने का मतलब क्या होता है? लाखों घरों के अंदर रसोई में चूल्हा जलना बंद होना, लोगों को इलाज नहीं मिलना, नौजवानों को रोजगार नहीं होना, लाखों लोगों का गरीबी में धंस जाना। तो एक खरबपति तैयार होता है। अब ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है 16 तारीख को, आज अभी 20 है। वो रिपोर्ट क्या कह रही है? वो कह रही है अब हिंदुस्तान में 142 नहीं, खरबपतियों की गिनती 166 हो गई है। ये मैं एक के दफ्तर से आंकड़ा नहीं लाई, ये पूरी दुनिया में आंकड़ा छाया हुआ है और हिंदुस्तान की सरकार के मुंह पे भी फेंका गया है। तो खरबपति बढ़ रहे हैं, गरीबों की गिनती बढ़ रही है। यह भी बताया गया जो ऊपर के 5% लोग हैं, 140 करोड़ में से ऊपर के 5% हिंदुस्तान की जो कुल धन दौलत है उसमें से 60% उनके हवाले है। और जो नीचे के 50% गरीब है, सबसे नीचे के, उन 50% लोगों के पास कितनी धन दौलत है? केवल 3% है कुल धन दौलत का। पहले 13% था, अब 3% हो गया। नरेंद्र मोदी का ये 9 साल का राज हिंदुस्तान के गरीब की जेब से पैसा निकाल के देश के बड़े पूंजीपति की जेब में डाल रहा है। ये है ग्राउंड रियलिटी। फिर हमें क्या बोलते हैं? अभी यहाँ कहा गया हम पूरे देश भर के लिए एक वेलफेयर बोर्ड मांगेंगे, मनरेगा वर्कर्स के लिए, उनको वेलफेयर देने के लिए तो पैसा चाहिए होगा ना। उसके लिए सरकार तो जो हमारे पहले वेलफेयर बोर्ड है उसको भी ठप कर रही है। हम उसके खिलाफ लड़ रहे, ठप नहीं होने देना चाहते। आप और वेलफेयर बोर्ड मांग रहे हो। तो ये लोग क्या बोलते हैं, इनके मित्र लोग क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं टैक्स पेयर का पैसा, और तुम कहते हो इनको बांट दो। तो हम टैक्स पेयर नहीं है क्या?
कौन बोलता है ये टैक्स पेयर का पैसा? ये बोलते हैं ऊपर के 10% लोग, खरबपति घराने, अरबपति घराने, ये वो बोलते हैं। सच्चाई क्या है? इसी रिपोर्ट ने बता दिया, ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने, इसने बता दिया कि जितना टैक्स ऊपर के अमीर घराने देते हैं उससे 6 गुना ज्यादा टैक्स हमारे देश की आम जनता फूड और नॉन फूड आइटम से देती है। उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो अगर कुल टैक्स का 65% हम लोग दे रहे हैं, अगर हम मांग रहे हैं कि हमारे दिन बढ़ाओ, हमारी दिहाड़ी बढ़ाओ, हमें वेलफेयर दो, हमें पेंशन दो, तो हम किसी का हक मार रहे हैं या कि हम जो सरकार को पैसा देते हैं उसमें हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं? इसलिए और बात मैं आपको बताऊं, बहुत जीएसटी होता है ना, जीएसटी होता है। बहुत से राज्यों को तो सरकार केंद्र की जीएसटी का जो हिस्सा देना होता है उनको लटका के रखती है, उनको तरसाती है। मुख्यमंत्री बोलते रहते हैं, सरकार कान पे जू नहीं रहने देती है। अभी इसी रिपोर्ट ने बताया, क्या बताया इस रिपोर्ट ने? जो थोड़े से खरबपति है हमारे देश में, जिसका मैंने बताया कि 60% से ज्यादा धन दौलत के मालिक तो वो है। इस जीएसटी में क्या है? ये जो जीएसटी का टैक्स आप सुनते हो, इस टैक्स का लगभग 1/3 65% से ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन हम लोगों से हो रहा है। यानी आम जनमानस जो खाने की चीज खरीदता है, जो रोजमर्रा जिंदगी चलाने के लिए बाजार से सामान खरीदता है, वो देता है जीएसटी में हिस्सा 65% से ज्यादा। और ये नरेंद्र मोदी के मित्र लोग ये क्या देते हैं? मालूम हुआ कि ऊपर के जो 10% है, मित्र लोग ही नहीं औरों को भी जोड़ लिया, जो थोड़े धनाढ्य और छोटे पूंजीपति हैं, 10% लोगों ने केवल और केवल जीएसटी का 3% हिस्सा दिया है। 3 हमने कितना दिया है? 65% दिया है। फिर सरकार कैसे बोलती है कि हमारे पास मांगने के लिए नहीं आओ, वेलफेयर बोर्ड मत मांगो, दिन बढ़ाने की बात मत करो, दिहाड़ी बढ़ाने की बात मत करो। किस मुंह से ये सरकार बोलती है जो केवल और केवल अमीरों की सेवा में जुटी हुई है? हमें इस बात की बहुत खुशी है कि केरला के अंदर वहां की लेफ्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने, एलडीएफ ने वेलफेयर बोर्ड मनरेगा वर्कर्स के लिए लागू किया है। और हमारे कॉमरेड सुरेंद्र बैठे हैं, सी सुरेंद्रन हमारे एमपी रह चुके हैं, ये उस वेलफेयर बोर्ड के अंदर मेंबर हैं। एआईटीयूसी की तरफ से हमारे साथी सुरेंद्रन वहां मेंबर है। तो अगर एक स्टेट वेलफेयर बोर्ड बना सकती है तो पंजाब क्यों नहीं, यूपी क्यों नहीं, उड़ीसा क्यों नहीं, और दूसरे राज्य क्यों नहीं, बिहार क्यों नहीं? बाकी राज्यों को भी बनाना चाहिए ना फिर। इसलिए कोई भी मांग नाजायज नहीं है। आप बड़ी मुस्तैदी से इस देश के नागरिक, मेहनत मशक्कत करने वाले, देश में धन दौलत पैदा करने वाले, खेती खलिहान को संभालने वाले, हम सब लोग मैन्युफैक्चरिंग वाले, प्रोडक्शन वाले, सेवा क्षेत्र वाले, इस देश की हम ही तो धमनियां हैं, हम ही तो लाइफलाइन है। और इसलिए हम अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है हम अपनी इस लड़ाई को राज्यों के अंदर और तेज करेंगे और कुछ समय के बाद इससे कहीं ज्यादा बढ़ा और पड़ाव करेंगे। ये सिंबॉलिक पार्लियामेंट सेशन के सामने होना जरूरी था, तो भी साथी इतनी ठंड को सुनने के बाद भी यहाँ पहुँचे हैं। ये आपकी जीत है। बड़े दिनों से दिल्ली में धूप नहीं निकल रही, आप लोगों के लिए धूप निकली है आज। ये आपकी जीत है, आपके लिए धूप भी निकली है आज। आप आराम से बैठ पा रहे हैं, बहुत ठंडी हवा नहीं चल रही। हमारे केरल वालों के लिए तो बहुत ठंड है, पर उनके लिए भी धूप निकल आई, ये अच्छा हो गया। तो मैं एआईटीयूसी की तरफ से आपको
पूरा समर्थन देते हुए कि एटक हेडक्वार्टर हमारी जितनी यूनियनें हैं आंगनवाड़ी की, इसकी मनरेगा की, उन यूनियनों को हर राज्य के अंदर मुस्तैद मदद करेंगे, वो अपने संघर्षों को तेज करें। और हम सब लोग बड़ा जोश लेके केरला से आए हैं। केरला के साथी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने इतना दिन रात काम किया। एटक का 40 सेकंड सम्मेलन था हमारा, 40 सेकंड कॉन्फ्रेंस, शानदार करके दिखा, जबरदस्त कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने दिखाया। और अन्नापूजा के पास जो समुद्र का किनारा है, 1 लाख लोगों की वहां रैली करी इन्होंने एटक की तरफ से, बहुत हौसला बढ़ाया। पूरे हिंदुस्तान भर से जो एटक का झंडा थामने वाले वहां पहुंचे थे डेलीगेट्स, वो जोश लेके आए। हाँ, अन्नापूरा के लोग आए हुए हैं, इन सब ने बहुत मेहनत की, बहुत वॉलंटियर्स थी, हमारी महिलाएं बड़ी वॉलंटियर्स थी वहाँ पर, हमारी वर्किंग वुमेन। और लगभग उनकी 50 की टीम तो लगातार हॉल के अंदर, हॉल के बाहर पानी पिलाना, खाना खिलाना, ये सब कुछ में लगी हुई थी। इनको बहुत बहुत क्लैप, क्योंकि ये पहला मौका है, वो लोग यहाँ इतनी गिनती में आए हैं। मैं आप सबकी मौजूदगी में उनको धन्यवाद कर पा रही हूँ, इसलिए मैं अभी धन्यवाद उनको ये कर रही हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।